जिसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से बहिष्कृत किया गया है, उनको अनुसूचित जाति के रूप में उनके अधिकारों को, उनके बुनियादी मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संविधान में एक सुरक्षा कवच दिया गया है। उसके आधार पर अगर किसी को इस सूची में दाखिल करने का है तो देश में ये देखा जाएगा, जो केंद्र सरकार देखेगी, जिसको संसद उसका अनुमोदन करेगी और प्रस्ताव पास करेगी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, तो उसके इन अधिकारों के रूप में ही करेगी। अगर कोई देश में ऐसी कोई जाति है जिसकी आज तक गणना नहीं की गई या जिसकी पहचान नहीं की गई, तो उसको इस रूप में अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में शामिल किया जा सकता है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो संवैधानिक सुरक्षा के लिए है, और संवैधानिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए, उस नोटिफिकेशन पर ही रोक लगा दी थी। तो फिर भी उसके बावजूद किसी को अनुसूचित जाति जनजाति का सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट जारी करना और उनको लिए लाभ देना, यही संवैधानिक व्यवस्था का विरोध है। एसपी बघेल हैं जो माननीय बन गए हैं सर, एससी बनकर, उनका अनुसूचित, मेरी जानकारी में आया था कि उनका अनुसूचित जाति का जो सर्टिफिकेट है वो निरस्त कर दिया गया था, और फिर भी वो चुनाव लड़े। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये संविधान द्रोह है, संविधान के साथ छल है। तो ये नहीं कि सत्ता में जो आ गया तो सत्ता की गंगा में नहाते ही वो पवित्र हो गया और सत्ता से दूर जाते ही वो अपवित्र हो गया। यही व्यवस्था बेमानी है, यही संविधान द्रोह है। और संविधान के साथ छल करने वाले लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के साथ छल करते हैं, देशवासियों के साथ छल करते हैं, देशवासियों के संवैधानिक अधिकार जो संविधान में सुरक्षित किए गए, जो संवैधानिक जो संसदीय जो संविधान निर्माण समिति थी जिसने एक वसीयत के रूप में, जिसे संसद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया और उसको लागू किया गया, तो उस वसीयत में कोई भी आने वाली पीढ़ियां संविधायिका या कार्यपालिका या न्यायपालिका दखल नहीं दे सकती, उन अधिकारों को नहीं छीन सकती। जिसकी शपथ ली हो उनको वो अमान्य नहीं कर सकती। शपथ लेकर उसी शपथ का जिसका पालन करने का निश्चय किया गया हो, उन अधिकारों से द्रोह संविधान द्रोह है। ऐसा संवैधानिक कदाचारी संवैधानिक व्यक्तियों के विरुद्ध, संविधान द्रोह करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित है, और वो सुनिश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, संवैधानिक प्रमुख जो हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए, और इसके लिए एक देश में सार्वजनिक रूप से एक उद्घोषणा देनी चाहिए। अनुसूचित जाति का मतलब है शेड्यूल कास्ट। एक अनुसूची बनाई थी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से अधिकारों से वंचित किए गए थे, जिनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकार नहीं थे, जो पददलित थे, जो समाज से इन अधिकारों के नाम पर बहिष्कृत किए गए थे, उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया था। तो पहले हमारे देश में जो भी नेता है या देशवासियों को ये जानना चाहिए कि अनुसूचित जाति कौन है और अनुसूचित जनजाति कौन है और बैकवर्ड कौन है। राज्य सरकार को क्या अधिकार है किसी मतलब जाति को एससी में शामिल कर दे? ये सिर्फ देशवासियों को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए गुमराह करना है, पिछड़ों की ताकत को उसे तोड़ना है अपने साथ लगाकर, और उनके साथ छल कपट प्रपंच करना है, धोखाधड़ी है। ये देशवासियों के साथ या प्रदेशवासियों के साथ धोखाधड़ी है। ये उनके मत को लूटने के लिए एक सार्वजनिक धोखाधड़ी है, जो एक दिया प्रस्ताव, और जो किसी के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, जिसको अधिकार ही नहीं है, उस प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से देना, ये तो संवैधानिक व्यवस्था के भी विरुद्ध है ना। यूपी में सरकार रही थी मुलायम सिंह साहब की, उन्होंने ये जो है नई व्यवस्था शुरू करी थी उत्तर प्रदेश में 17 जातियों को लेकर। 2005 से लेकर के 2022 आ गया है, लेकिन अभी तक ये मामला सिमटा नहीं है सर। देखो, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार हो, चाहे और किसी की सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, अगर कोई जिसको संवैधानिक रूप से कोई अधिकार ही नहीं है और उस अधिकार से परे जाके या उस अधिकार के विरुद्ध जाकर कोई ऐसी घोषणा करता है, तो वो संविधान द्रोह है, वो छल है। 17 साल से सर ये जो राजनीतिक के हैं लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो फिर किसको गुमराह कर रहे थे ये? उन्हें अपने अधिकारों को, जहां आर्थिक आधार पर बात करने की बात आती है, ऊंच नीच जो मतलब जो बांटा गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनको आय के आधार पर या उनकी पिछड़ी स्थिति के आधार पर
ही पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था। तो वहाँ आबादी के रूप से आज भी संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है, जबकि संविधान में यह है कि पिछड़ों की और अनुसूचित जाति जनजाति को आबादी के अधिकार से उन्हें देश की शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में और संवैधानिक सेवाओं में पद और आरक्षण सुनिश्चित किए जाएंगे, उनके अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। उनके बजट में उनके शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो सबको मिलकर, पिछड़ों को भी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े भी, और अनुसूचित जाति जनजाति समाज को और अन्य कमजोर समाज को इस व्यवस्था पर, जातिगत जनगणना पर फोकस करना चाहिए और देश से मांग करनी चाहिए कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, जो संविधान का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो और देश का जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसको संविधान को बनाया संविधान सभा ने और जिसको संसद ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया, तो वो वसीयत हो गया। तो उस वसीयत में आने वाले लोग, जो विधायिका के लोग हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं के पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली, तो वो उस वसीयत में दखल नहीं दे सकते। उस वसीयत में जो मिले हुए देशवासियों को अधिकार हैं, उन्हें कमज़ोर नहीं किया जा सकता। और न्यायपालिका संविधान की रक्षक है। न्यायपालिका संविधान को ख़त्म नहीं कर सकती, संविधान में संशोधन नहीं कर सकती और संवैधानिक अधिकारों को छीन नहीं सकती। विधायिका द्वारा निर्मित संविधानों को सिर्फ अगर वो संविधान विरुद्ध हैं तो उन पर रोक लगाई जा सकती है, उनको क्रियान्वयन पर रोक लगाई जा सकती है, परंतु संविधान विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण न्यायपालिका नहीं कर सकती। सर, यूपी में 17 जातियों की जो वकालत कर रहे हैं, पिछड़ी जाति के नेता निषाद हैं कई, वो कह रहे हैं कि हमको एससी में शामिल किया जाए, लेकिन वो ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि ओबीसी की जो जनगणना की जाए। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, व्यक्तिगत राजनीति कर रहे हैं। अपने लिए संसद का या अपने बच्चों परिवार के लिए विधानसभा की सीट ले ली और उसके अधिकारों के लिए जागृत ना करना। उन्हें संवैधानिक व्यवस्था के प्रति देश को, देशवासियों को, पिछड़े अति पिछड़ों को जागरूक करना चाहिए। जब हम जगेंगे तो तभी तो देश का निर्माण होगा। हमें जागरूक करना चाहिए कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार संविधान में सुनिश्चित हैं, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार। हमें और माननीय संजय निषाद जी को भी ये जागरूक करना चाहिए कि संसद जो निर्माण समिति थी, उस पूरी संसद निर्माण समिति ने जो संविधान बनाया और उसे संसद द्वारा, भारत की संसद द्वारा सर्वसम्मति से वसीयत के रूप में लागू किया गया, उस वसीयत को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि संविधान के मूल ढांचे में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो उसमें दखलंदाजी ना हो। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, जिनको वहाँ पिछड़ों का ही कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं या जो वंचित लोग हैं, जिन्हें SC ST कहा गया है, उनकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उस जातिगत जनगणना के आधार पर ही उनके शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में और संवैधानिक सेवाओं में अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। न कि उन्हें प्रयास करना चाहिए था कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को या SC ST OBC समाज के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को जो छीना जा रहा है, शासनिक प्रशासनिक सेवाओं में या संवैधानिक पदों पर जो विभागीय आरक्षण करके उनको शीर्ष पदों से वंचित करने का जो साजिश की जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, इसके बारे में जानकारी करना चाहिए। जो लेटरल एंट्री के माध्यम से उन्हें SC ST OBC के समाज को जो वंचित किया जा रहा है, तो उसके बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए, खिलाफ आवाज़ उठाई जाना चाहिए। प्रतिनियुक्ति के आधार पर जो सीधी एंट्री की जा रही है बगैर रिजर्वेशन के, बगैर संवैधानिक व्यवस्था के, इसके बारे में वो करना चाहिए। और कॉलेजियम सिस्टम जो संविधान विरोधी व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, जिसके माध्यम से बगैर किसी प्रतियोगिता परीक्षा के फिजिकल मापदंडों के, जो हमारे संविधान में दिया है 312 आर्टिकल में कि न्यायिक सेवा आयोग होना चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति उसके माध्यम से होनी चाहिए, जजेज अकाउंटेबिलिटी एक्ट जो बनना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबको भी आगे बढ़ने का व्यवस्था मिले। जब हमारे देश के लोग बाहर विदेशों में जाकर US से या विदेशी जो बहुत यूरोपीय कंट्रियां हैं, वहाँ जजों के पदों पर जा रहे हैं, मेयर बन रहे हैं, लॉर्ड बन रहे हैं, तो हम भारत में अगर सबको शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं सबको समान मिलेंगी, तभी तो हम अपना वो देंगे। या जिसको अवसर ही ना दिए जाएं, कर्ण के रूप में उसका सुरक्षा कवच छीन लिया जाए, ब्राह्मण तो संस्कारी है ना सर, कर्ण के रूप में उसके सुरक्षा कवच छीन लिया जाए,
और एकलव्य के रूप में उसको बढ़ने ही नहीं दिया जाए, उसका अंगूठा छीन लिया जाए, तो ऐसा कैसे होगा? शिक्षा ही तो अमृत है, और शिक्षा रूपी अमृत के माध्यम से ही व्यक्ति कोई भी है वो आत्मबोध का ज्ञान अर्जित करता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय अधिकारों को जानकर वो आगे बढ़ता है, देश को समृद्ध और सुशिक्षित और बलवान बनाने के लिए प्रयास करता है। तो इस व्यवस्था से वंचित करना और सिर्फ जन्म जाति के रूप में एक निश्चित जाति के लोगों को या कुलीन लोगों को आगे बढ़ना और निजीकरण के नाम पर एक बहुत बड़े समाज को महंगाई के नाम पर, महंगाई डायन से उनको के नाम में ख़त्म कर देना, निजीकरण के नाम से उनसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं छीन लेना, अंग्रेजी कल्चर के नाम पर या CUT के नाम पर या ऑनलाइन चिकित्सा के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक बहुसंख्यक समाज को, जो 90% समाज है जिसे ऑनलाइन शिक्षा का ही नहीं पता, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नहीं पता, CUT के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम से आज के नाम में शैक्षणिक सत्र है वो 4 महीने लेट हो गया, तो उनको वंचित कर देना जो सरकारी स्कूलों से है वो कैसे आगे जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, देश के खिलाफ ये एक साजिश है, जो देश को कमज़ोर करने की एक साजिश है और देश के बहुसंख्यक समाज को, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समाज हैं, उसे निजीकरण और महंगाई के नाम से उन्हें वंचित करके सिर्फ देश के सत्ता संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर उन अधिकारों का उनको लूटने की एक व्यवस्था है। इसके प्रति पूरे देश को जागरूक होना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका के रूप में सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति को, जो कि इस देश के भी पूरे प्रमुख हैं और संवैधानिक प्रमुख हैं और इस समाज के भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिन्होंने संविधान की शपथ ली है तो उन अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए।